हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा इतिहास के अपने 67वें अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अब तक इतिहास का एक बहुत ही लंबा चौड़ा सफ़र तय कर चुके हैं और उस सफ़र के अंतिम दौर में अभी चल रहे हैं हम लोग। फ्रीडम मूवमेंट हम लोग का चल रहा था। फ्रीडम मूवमेंट में बताया था कि पहले छोटे छोटे आंदोलन चलते थे, फिर बड़े बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुए, नेशनल वाइड मूवमेंट शुरू हुए, जिसमें पहला जो नेशनल वाइड मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस, फिर उसके बाद भारत छोड़ो। और उसी दौर में बताया था कि यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ा और सेकंड वर्ल्ड वार की राजनीति का असर भारत पर पड़ा। यूरोप की पूरी राजनीति जो थी वो भारत पर असर करती है। वो किस तरीके से असर करती है वो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसी वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद बताया कि ब्रिटिश सरकार जीत चुकी थी, लेकिन लड़ते लड़ते उनकी हालत पस्त हो चुकी थी और वो सीधे सीधे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में, ताकत के बल पर स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए अब उन्होंने आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनानी शुरू कर दी थी और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए वेवेल को समझाया गया था और वेवेल ने एक प्लान दिया था। जून 1945 में वेवेल योजना आई थी, लेकिन सांप्रदायिक कारणों से वेवेल योजना पर कोई विचार नहीं हो पाया। अंतिम जो मंजूरी भारत में मिली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान पर मिली थी, जिसमें बताया था कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, सेवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और यही जो कैबिनेट मिशन था, इसी ने भारत में अंतिम कार्य योजना प्रस्तुत की। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर भारत में एक संविधान सभा का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 389 सदस्य होने थे। ये बताया था आपको पिछली क्लास में। इस 389 में 15 सदस्य महिलाएं थीं, 15 सदस्य महिलाओं का रिजर्वेशन था। एससी के 26, एसटी की 33 सीटों का रिजर्वेशन था। और फिर उसमें 296 सीटों के लिए चुनाव होने थे और 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रजवाड़े थे, उनको दिए गए थे। 296 सीटों का जो चुनाव हुआ, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इसके लिए जो विधानसभाएं थी उनसे इनडायरेक्टली नॉमिनेट कराया गया था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, यानी मेजॉरिटी कांग्रेस को थी। और जो सरकार का फार्मूला बना था उसमें मंत्रिमंडल में 14 सदस्य होने थे, जिसमें 6 कांग्रेस के थे, कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। इसी बात से मोहम्मद अली जिन्ना नाराज़ था और इसी वजह से उसने खींचातानी करनी शुरू हुई, जिसकी वजह से सरकार बनाने के लेके कई बार पहले मना किया, फिर शामिल हुए, फिर अपने सदस्यों को हटाया वहाँ से। इसी खींचातानी को लेके फाइनली जब जिन्ना के बिना जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनाई गई, 12 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया सरकार बनाना, तो उसी से नाराज होते हुए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसमें लीगी नेताओं ने खूनी दंगे शुरू कर दिए। और उसी खूनी दंगे जो डायरेक्ट एक्शन डे था, उसी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब पाकिस्तान का जो भारत का बंटवारा है पाकिस्तान के रूप में वो होके रहेगा। क्योंकि जब तक राजनीतिक खींचातानी चल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब जनता का खून सड़कों पर बह रहा था। अब जनता का खून सड़कों पर जो बह रहा था तो उसको रोकने के लिए फिर समझौता करना ही पड़ा। और उधर ये सब खींचातानी चली रही थी। कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि अब बंटवारा ही एकमात्र सोल्यूशन है। उसी दौर में 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है और ये माना जा चुका था कि बंटवारा होगा। फाइनली ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो अंतिम घोषणा पत्र आया 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947, 1947, इस 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ की संसद में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने एक डिक्लेरेशन जारी किया, एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको एटली का घोषणा पत्र कहा जाता है, एटलीज डिक्लेरेशन। एटलीज डिक्लेरेशन। तो ये जो एटलीज डिक्लेरेशन आया, इटली का घोषणा पत्र आया, इस एटली डिक्लेरेशन में सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एटली ने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया, खड़े होकर उसने साफ स्टेटमेंट दिया कि भारत को हर हाल में, किसी भी हाल में, जून 1948, जून 1948 1948, तो भारत को हर हाल में जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा, किसी भी हाल में। तो जब जून 1948 से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, तो इस बात से, यानी ध्यान रखेंगे, भारत की आज़ादी की जो अंतिम तिथि होती है, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भर के लास्ट डेट मांगते हैं, तो वैसे यहाँ पर लास्ट डेट थी जून 48। और जून जो होता है वो 30 का महीना होता है। तो कुछ किताबों में आपको लिखा होगा भारत की आज़ादी की अंतिम तिथि 30 जून 48। हालांकि इटली ने जून 48 बोला था, लेकिन हम लोग मान के चलते कि जून की अंतिम तारीख 30 है, तो 30 जून 48 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जब इस बात की घोषणा ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया इटली, तो इस बात से जो भारत में उस समय गवर्नर जनरल था वेवेल, उसको नाराज़गी हुई, क्योंकि वेवेल भारत की परिस्थितियां देख रहा था, लंबे समय से जूझ रहा था। आपको बताया था पिछली क्लास में किस तरीके से सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची हुई थी।
तो वेवल को लगा था कि मुद्दा हमसे कंसर्न किए सरकार ने जल्दबाजी में घोषणा कर दी है, तो इस बात से वेवल थोड़ा सा खुश नहीं था। तो वेवल ने सरकार को बताया कि भाई भारत में भी परिस्थितियां वैसी नहीं बनी हैं कि इतनी जल्दी कुछ हो सके। अगर आपको लगता है कि नहीं इसी डेट के अंदर सारा काम करना है क्योंकि सरकार ने घोषित कर दिया तो सरकार तो करेगी, लेकिन हमसे होना संभव नहीं हो पाएगा। वेवल ने इशारे में बता दिया, सरकार उसकी बात समझती है और उसी बात को समझते हुए गवर्नर जनरल चेंज किया जाता है और नए गवर्नर जनरल की घोषणा होती है और उस नए गवर्नर जनरल का नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन जो था ये नेवी से था, नेवी का एडमिरल था और इसी को, हालांकि ये था जरूर नेवी से था, लेकिन ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, कूटनीतिज्ञ था। इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया और गवर्नर जनरल बना के इसको भारत भेजा गया। फाइनली 22 मार्च 22 ऑफ मार्च 1947 माउंटबेटन। तो जो माउंटबेटन था ये गवर्नर जनरल बनके भारत पहुंचता है। माउंटबेटन जब भारत पहुंचता है, माउंटबेटन को बिल्कुल तारीख दी गई थी, अंतिम तारीख। माउंटबेटन को एक तरीके से बिल्कुल टारगेटेड, आपको बता दें सारे गवर्नर जनरलों में सबसे टारगेटेड, सबसे फोकस्ड गवर्नर जनरल अगर कोई था तो माउंटबेटन, क्योंकि इसको सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स तय समय सीमा के अंदर ख़त्म करनी थी। टाइम उसको दे दिया गया था, जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देना है और सरकार ने ये खास तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आज़ादी का फॉर्मूला इस तरीके से बनना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार का नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान खास तौर पर, कि भारत को ऐसे आज़ाद करो कि भारत का और जो भारत का अगर दूसरा हिस्सा बनता है उसका ब्रिटेन से संबंध न खराब हो, रिलेशन न बिगड़े, क्योंकि भारत से व्यापारिक संबंध इंग्लैंड की मजबूरी थी। तो इसलिए भारत से आर्थिक संबंध बना भी रहे और भारत आज़ाद भी हो जाए, यानी जो हमसे लड़ाई लड़ रहा है वो हमसे आज़ाद भी हो जाए और वो हमारा दुश्मन भी ना हो। यानी जो पिछले सैकड़ों साल से हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमसे लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा दुश्मन ना हो और हमसे आज़ाद हो जाए। बड़ा इम्पॉसिबल टारगेट था और समय भी दिया गया था। मार्च 47 में वो आया था, जून 48 तक का समय था, यानी उसके बाद मोटा मोटी मार्च 47 से मार्च 48 12 महीने, मार्च अप्रैल मई जून 3, यानी माउंटबेटन के पास कुल समय दिया गया था 15 महीने का। 15 महीने के पास उसके पास समय था और 15 महीने के अंदर उसको ये व्यवस्था बनानी थी कि जो भारत है, भारत ब्रिटेन से संघर्ष कर रहा है तो ब्रिटेन भारत से आज़ाद भी हो जाए और ब्रिटेन का भारत से संबंध अच्छा बना रहे। 15 महीने के अंदर सारी व्यवस्था बनानी है। इसी लक्ष्य के साथ माउंटबेटन को भेजा गया था। तय समय सीमा, बिल्कुल जैसे प्राइवेट जॉब में होता है ना कि टारगेट दिया जाता है, इतने समय में इतना काम करना है। माउंटबेटन इसी के साथ आया था। होशियार था, डिप्लोमेट था। वो देखता है कि इतने कम समय में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको पता है कि अगर हम एक भारत छोड़ते हैं तो इनके पास लड़ने के लिए केवल हम ही रहेंगे, कोई तो लड़ने के लिए चाहिए, अकेले तो रहेंगे तो फिर हम ही से उलझेंगे। ऐसा करते हैं कि जो एक भारत है इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान। डिमांड कर ही रहे थे और बंटवारे का फॉर्मूला ऐसा विवादित बनाए, ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड हो कि ये दोनों आपस में उलझ जाएं। तो जब ये दोनों आपस में उलझेंगे तो फैसले के लिए किसके पास आएंगे? हमारे पास। ये भी किसके पास आएगा? हमारे पास। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, फायदा हमारा होगा। यानी कि अगर एक छोड़ दिया तो हमसे लड़ेंगे, आपस में उलझा दो ताकि ये लड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसी ने एक बंटवारे की योजना बनाई जिसका नाम था 3 जून प्लान, यानी 3 जून योजना। अब ये जो 3 जून योजना थी यही भारत के बंटवारे की योजना थी। अगर आपसे पूछा जाए तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा किस योजना से होता है, किस स्कीम से होता है, तो वो 3 जून प्लान से होता है। अब सोचिए कि माउंटबेटन को समय मिला था 15 महीने का। मार्च 1948 में आता है वो, 22 मार्च यानी लास्ट में। 15 महीने का समय उसको दिया गया था, लेकिन 3 जून 1947 को उसने योजना प्रस्तुत कर दी। 1947 में आया था, कब? मार्च में, और योजना दिया जून में। मार्च के बाद अप्रैल, मई, 3 जून यानी जून की शुरुआत में प्लान दे चुका था। 2.25 महीने, 3 महीना मान लेते हैं, 2.5 महीना, 2.5 महीने काफ़ी, मार्च से जून।
अप्रैल मई जून, 2.5 महीना। अब सोचिए उसको 15 महीने का समय था माउंटबेटन के पास कि 15 महीने में इत्मीनान से वो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सारी की सारी चीज़ें इतनी जल्दी में की 3 जून में ही सब कुछ करके रख दिया। अभी 3 जून 47 में उसने दिया योजना, 3 जून 48, यानी 1 साल का समय अभी भी उसके पास था। बहुत तेज़ी में था यह। और यही विवादित जो योजना बनाई वो इतनी उलझी हुई थी, इतना उलझा के रखा था कि ये दोनों एकदम उलझ के रह गए। तो जब उलझे तो हर बात के लिए फैसले के लिए इनके पास आ जाते। अगर सुलझा ही देता तो फिर इनकी ज़रूरत क्या बचती। यही माउंटबेटन का जो खेल हुआ कि 15 महीने का काम 2.5 महीने में, 2.25 महीने में उसने करके रख दिया। यही सारी समस्याओं की जड़ बड़ी, सब कुछ जल्दी जल्दी उसने किया। इतने बड़े देश का बंटवारा 2.25 महीने में बहुत मुश्किल था, लेकिन सब कुछ बांट के रख दिया। सोचिए सीमा का बंटवारा होना था, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का बंटवारा होना था, जो खजाना था खजाने का बंटवारा होना था, जो पूरा सिस्टम था, किताबें थी, टेबल मतलब जो राष्ट्रपति भवन के वसरा है उसके जो कप प्लेट चम्मच और बर्तन और किताबें और चूल्हे थे, सब कुछ बटे थे, सब कुछ बटना था। इतने सारे काम उसने 2.25 महीने में करके रख दिया। यही जल्दी की उसने। इस योजना को माउंटबेटन ने बनाया था, इसलिए इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन को हमारे यहाँ देसी भाषा में मन बाटन योजना भी कहते हैं कि इसने हमारे मन को बांट दिया। तो कहीं कहीं देसी भाषा में माउंटबेटन योजना को हमारे उस समय के नेताओं ने मन बाटन योजना कहा था कि इसने हमारे मनों को बांट दिया। और ये जो माउंटबेटन था, इसकी वाइफ इसको बड़े प्यार से डिकी बर्ड बुलाती थी, तो इसलिए 3 जून प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा गया। डिकी बर्ड माउंटबेटन का ही पेट नेम था, उसको बड़े प्यार से माउंटबेटन को डिकी बर्ड बुलाया जाता था। तो चाहे 3 जून योजना लिखी हो, चाहे माउंटबेटन योजना लिखी हो, चाहे डिकी बर्ड योजना लिखी हो, ये सब के सब एक ही चीज़ का नाम है। सबको जल्दी थी, नेता भी थे। स्वतंत्रता संग्राम आपको बताया कि हम लोग भी थक गए पढ़ाते पढ़ाते, आप भी थक गए पढ़ते पढ़ते, नेता भी थक चुके थे, उनको भी था कि जल्दी ख़त्म करो यार, बहुत हो गया आप। तो सब ने जल्दी में स्वीकार कर लिया कि चलो पहले अंग्रेज जाएं फिर देखा जाएगा। माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिलती है। लंबे चौड़े बहस के बाद कांग्रेस ने फाइनली स्वीकार कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने जल्दीबाजी में सब कुछ स्वीकार किया। इसी माउंटबेटन योजना को, जैसे हमारे यहाँ कोई भी काम संसद करती है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्तुत किया 4 जुलाई 1947। तो 4 जुलाई 1947 माउंटबेटन प्लान वॉज प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की गई। ब्रिटिश संसद में इस पर विचार हुआ। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं, डिबेट होते हैं, वैसे वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड और फिर वहाँ के जो क्राउन है उसका साइन होता है। संसद में बहस हुई बाकायदा। और आपको बता दें कि जो विंस्टन चर्चिल था पुराना वाला प्राइम मिनिस्टर, उसने इस जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसका जम के विरोध किया था। चर्चिल आपको बताया था कि 1945 में जो चुनाव हार गया था, इटली की सरकार बन गई थी। अगर चर्चिल जीत जाता तो भारत की स्वतंत्रता इतनी जल्दी नहीं मिलती, थोड़ा 5 साल का डिले हो जाता है, क्योंकि चर्चिल नहीं चाहता था। हालांकि चर्चिल ने बहस के दौरान कहा था कि हम भारत जैसे इतने बड़े देश को स्वतंत्र तो कर रहे हैं और भारत में हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत का शासन ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो वहाँ की जनता द्वारा चुने गए हैं, जो लालची होंगे। वहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। वो थोड़े से पैसे और थोड़े से मांस और जातिवादी और धार्मिक व्यवस्था को देखते हुए वोट देंगे, जिसकी वजह से भारत का लोकतंत्र खराब होगा। यानी भारत, चर्चिल का मानना था कि भारत अभी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए इंडिया अभी तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग को उतना पता ही नहीं वोट देना क्या होता है, कैसे हमारी सरकार बनती। लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देंगे। और शायद चर्चिल का कहना अब सही हो रहा है कि आज भी वही होता है। खैर, चर्चिल के विरोध के बावजूद, क्योंकि इटली की सरकार के पास मेजॉरिटी थी, इसको पास किया गया। और फाइनली 18 जुलाई 1947, ये डेट हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। 18 जुलाई 1947 को इस माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद से मंजूरी मिल जाती है, फाइनली अप्रूव हो जाता है। और अप्रूवल के बाद इस योजना का नाम पड़ता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। ध्यान रखेंगे जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था ये कब पास हुआ था, ये डेट बड़ा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 18 जुलाई को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। और यही जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ, तो ध्यान रखेंगे ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम अलग से कोई नई चीज़ नहीं थी। बेसिकली था क्या, 3 जून प्लान ही था। इसी 3 जून योजना को संसद से जब मंजूरी मिली 18 जुलाई को, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और यही भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम को भारत भेजा गया और पहले 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। पहले पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, फिर इसी 14 अगस्त की आधी रात को, 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त पार्लियामेंट के संसद के केंद्रीय भवन में, सेंट्रल हॉल, संसद के केंद्रीय भवन में सेंट्रल हॉल में जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार किया, इस पर सिग्नेचर किया आधी रात को, और अपना एक बहुत ही पॉपुलर भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी था, ये जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। इसमें उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत पॉपुलर भाषण है, आप इसको यूट्यूब पर या फेसबुक पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, उन्हीं की आवाज़ में अभी तक रिकॉर्डेड है ये, कि इसमें उन्होंने कहा था कि आज जब आधी रात को 12 बजे के बाद उन्होंने स्वीकार किया था, जब आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी और हम जाग रहे हैं और आज़ादी का नया सवेरा हम देखने जा रहे हैं। आज से 17 साल पहले हमने नीति के साथ एक समझौता किया था, कसम खाई थी, आज वो समय आ गया है कि उस कसम को पूरा करें। बताया था कि उन्होंने आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की सौगंध खाई थी, और वही सौगंध हमारी पूरी होने जा रही है। इसको स्वीकार किया गया और फाइनली 15 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया, और तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही भारत की आज़ादी की घोषणा होती है। तिरंगा झंडा फहराया गया, जश्न मनाया गया, पूरे देश में आज़ादी के तराने लोग गाना शुरू हुए। सुबह सुबह नहा धो के लोग घरों से निकले और स्वतंत्रता के गाने गाते हुए भारत ने इसको उत्साह की तरीके, एक त्यौहार की तरीके से लिया, लड्डू मिठाइयाँ बांटी गई और भारत स्वतंत्र हुआ। एक उत्सव मनाया जा रहा था 15 अगस्त 1947 की सुबह। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 की सुबह, उस समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे, हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी कहाँ थे? यानी आपने जैसे महात्मा गांधी की जो तस्वीरें या फ़ोटो आपने देखी होगी, तो आपने कोई महात्मा गांधी की तस्वीर देखी है कि वो लाल किले पर भाषण दे रहे हैं या झंडा फहरा रहे हैं? कोई ऐसी तस्वीर उनकी नहीं मिलेगी। यानी जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 की सुबह, गांधी जी कहाँ थे और क्या कर रहे थे? एक्चुअली आपको बताया था कि 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो उसमें भयानक दंगे फैले हुए थे, और सबसे भयानक दंगा उस समय चल रहा था बंगाल में, और पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा था, शहर था नोआखाली में भीषण दंगे मचे हुए थे, भयानक मारकाट मची हुई थी। गांधी जी 15 अगस्त 1947 के बंगाल के नोआखाली में दंगाई क्षेत्रों में दंगों से जूझ रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, दंगा रोकने की और शांति की अपील कर रहे थे। वो लोगों को समझा रहे थे कि हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है, हमारे लड़ाने वाले लोग जा चुके हैं। आज़ादी का मतलब लड़ना नहीं, आज़ादी का मतलब साथ रहना है, हमें मिलजुल के साथ रहना होगा। यानी जिस समय पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी इकलौते ऐसे नेता थे जो इन दंगों से जूझ रहे थे, खून साफ कर रहे थे, लाशें हटा रहे थे, लोगों से शांति की अपील कर रहे थे, इकलौते नेता थे। गांधी जी की इस अकेले, किसी और ने उनका साथ नहीं दिया था। गांधी जी की इस अकेले, सारा देश जश्न में डूबा हुआ था, गांधी जी दंगों से उलझ रहे थे। गांधी जी के इस अकेले के प्रयासों को देखते हुए उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उन्हें कहा था, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये जो 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया, ये किसको कहा गया था? गांधी जी को।
किसने कहा था? माउंटबेटन ने। किस लिए कहा था? ये नोआखाली में दंगे, क्योंकि उसने कहा था कि गांधी जी अकेले इतना काम कर रहे हैं, वो 50,000 की सेना के बराबर के गांधी जी की अपील का असर हो रहा था। अब देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इस आज़ादी में जैसे बताया कि ये जो 3 जून योजना इतने खतरनाक ढंग से बनाई गई थी 2.5 महीने के अंदर, कि इसमें बहुत सारे मामले उलझे हुए थे और उलझा के रखे गए थे, क्योंकि बताया कि इतने बड़े देश का बंटवारा होना था और 2.5 महीने में सब कुछ करके रख दिया गया। तो इस योजना में बहुत सारी गड़बड़ियाँ रह गई थी, ठीक ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। चाहे सीमा का बंटवारा हो, चाहे खजाने का बंटवारा हो, चाहे संपत्तियों का बंटवारा हो, सब में कुछ न कुछ विवाद रहा। अब सोचिए, जैसे जो बॉर्डर सीमा का बंटवारा था, तो उस समय सीमा के बंटवारे के लिए जो आयोग बना, जो कमीशन बनाया गया था, वो रेडक्लिफ कमीशन था। अब रेडक्लिफ भारत में था नहीं, उसको जल्दी जल्दी में बुलाया गया था। उसको 3 हफ्ते का समय दिया गया था कि 3 सप्ताह में पूरे भारत के, जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसकी सीमाएँ खींच डालनी। अब रेडक्लिफ के पास ज़्यादा समय नहीं था, वो खुद जा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, एग्जैक्ट जहाँ से बॉर्डर गुजरना था, वहाँ के उसने आंकड़े मंगाए पॉपुलेशन की, कि जहाँ हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है उसको हिंदुस्तान में रखेंगे, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उस एरिया को पाकिस्तान में रखा जाएगा। भाई बॉर्डर कहीं ना कहीं से तो खींचना पड़ेगा। अब रेडक्लिफ ने जब आंकड़े मंगाए, अब दिल्ली में बैठा वो आंकड़े मंगाना शुरू किया, तो जो आंकड़े भेजे गए वो लोकल अथॉरिटी ने भेजे, जो स्थानीय जो अफसर होते थे। अब स्थानीय अफसर करप्ट होते थे, कि जो मुसलमान अधिकारी होते थे, मुसलमान अफसर होते थे, मुस्लिम मेजॉरिटी का क्षेत्र जो होता था उसको तो बताते ही थे, जो खाली जगह होती थी वहाँ भी भर के भेज देते थे कि हाँ वो इतनी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है तो इसको पाकिस्तान में भर दिया जाए। जो हिंदू ऑफिसर होते थे वो देखते थे कि जो खाली जगह है वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा बता देते थे। तो अफसरशाही अपने अपने लालच में कि अपना हित कर रहे थे, लेकिन अपने हित के चक्कर में देश का हित इन सबों ने कर दिया, कि उन सबों ने बहुत भारी मात्रा में फर्जी आंकड़े भेजे। समय उतना था नहीं रेडक्लिफ के पास कि जाके उन आंकड़ों को वेरीफाई करे, और कोई उनके पास स्रोत नहीं था वेरिफिकेशन का। जो आंकड़े दिए गए उसी के आधार पर उसने बैठे बैठे दिल्ली में लाइन खींच दी कि यहाँ से बॉर्डर जानी है, लाइनें खींच दी गई। अब उस खींचने में बहुत सारी गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे उस समय पंजाब था, पंजाब एक बड़ा राज्य था, तो जो पंजाब था तो पंजाब का बंटवारा होना था। जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान के हिस्से गया, जो पूर्वी पंजाब था हिंदुस्तान के हिस्से आया। अब पंजाब का तो बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन जो पंजाब की राजधानी थी लाहौर, लाहौर की लोकेशन ही नहीं क्लियर थी कि लाहौर हिंदुस्तान के हिस्से में है कि लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में। लाहौर की पोजीशन ही नहीं क्लियर की गई थी। 15 अगस्त 1947 तक लाहौर वालों को पता ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाए कि पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाए। तो लाहौर में रह रहे हिंदुओं सिखों को लगता था कि लाहौर हिंदुस्तान के हिस्से आएगा, लाहौर में रह रहे मुसलमानों को लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के हिस्से आएगा। सोचिए, अगस्त में देश आज़ाद हुआ, फाइनली अक्टूबर में जाके क्लियर हुआ कि लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया। जब वो अक्टूबर में जाके क्लियर हुआ कि लाहौर पाकिस्तान के हिस्से गया, तब वहाँ से हिंदुओं और सिखों का पलायन शुरू हुआ। अब 3 महीने गुजर चुके हैं। 15 अगस्त के पहले आ जाते तो ब्रिटिश सरकार थी, कुछ गनीमत थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग की सरकार बन चुकी थी, दुश्मनी हो चुकी थी। उस समय तो बहुत हिंदुस्तान कर रहे थे, अब पहुंच के दिखाओ हिंदुस्तान। वहाँ के मुसलमानों ने चढ़ाना शुरू कर दिया, सबके हथियार रखवा लिए, और पता चला कि बिना हथियारों को उनको खदेड़ा और खदेड़ के मारना शुरू किया। सबसे बुरी तरीके से मारे गए लाहौर वाले, क्योंकि लाहौर ही सबसे बुरा फंसा था। आपने बंटवारे के ऊपर जितनी कहानियाँ सुनी होंगी, या कोई फिल्म अगर आपने देखी होगी, बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, नॉवेल्स या टीवी सीरियल भी बंटवारे के ऊपर बने हैं। तो बंटवारे की सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी के ऊपर अगर कोई स्टोरी आपको मिलेगी तो सारे के सारे स्टोरीज़ में लाहौर ज़रूर मिलेगा आपको। लाहौर की कहानी हर जगह मिलेगी, क्योंकि लाहौर ही सबसे बुरा फंसा था। दिल्ली में ज़्यादातर जो माइग्रेंट आए हैं सब लाहौर से आए थे। तो अब लाहौर वालों को कोई गलती नहीं थी, वहाँ हिंदुओं सिखों की कोई गलती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। अगर 15 अगस्त के पहले पता चल जाता कि हम पाकिस्तान कैसे जा रहे हैं तो पहले चले जाते। बाद में पता चला, मारकाट शुरू हुई। तो जब उधर से खून खराबा शुरू हो गया, लाशें भर भर के ट्रेनों में और बाकी चीज़ों से भेजी जाने लगी, तो फिर इधर से लोगों का खून खोला, पता चला यहाँ से मारकाट शुरू हो गया। अब दोनों तरफ से खून खराबा भयानक तरीके से शुरू हुआ, दुश्मनी बढ़ती चली गई। उसी में खजाने का बंटवारा होना था, तो खजाने के बंटवारे में जो फार्मूला दिया गया था कि 2 किस्तों में पाकिस्तान को पैसा दिया जाना था। पहली किस्त में 20 करोड़ दिया जाना था, दूसरी किस्त में 55 करोड़ जाना था। 20 करोड़ तो सरकार ने दे दिया, लेकिन जब तक 55 करोड़ देने की बारी आती तब तक लाहौर वाला खून खराबा हो चुका था। सरकार ने मना कर दिया कि नहीं देंगे पैसा, ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। जब सरकार ने देने से मना कर दिया 55 करोड़, पाकिस्तान ने दबाव बनाया कि हमें 55 करोड़ दिया जाए। पाकिस्तान ने जब दबाव बनाया तो पाकिस्तान की इस 55 करोड़ की मांग का समर्थन किया गांधी जी ने। गांधी जी ने देखा कि जब सरकार नहीं मान रही है
तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी के पाकिस्तान की इस 55 करोड़ की मांग का समर्थन करते हुए दिल्ली में आमरण अनशन शुरू कर दिया जनवरी 1948 में। फाइनली गांधी जी की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो 18 जनवरी 1939 गांधी जी की मांगें मान ली गई और पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की घोषणा कर दी गई। जब गांधी जी की मांगों के आगे झुकते हुए पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की घोषणा हुई, इसी बात से नाराज होते हुए नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब गांधी जी की हत्या हो गई। अब इन चीज़ों ने क्या किया कि हमारे जो स्वतंत्रता का जो माहौल था उसको ख़राब किया। अब हुआ ये कि जैसे पाकिस्तान को गांधी जी 55 करोड़ देने की मांग का समर्थन कर रहे। अब पाकिस्तान को 55 करोड़ देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे? अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को क्या सरकार को 55 करोड़ दे देना चाहिए था? यही गांधी जी समझा रहे थे कि बात सवाल 55 करोड़ या 100 करोड़ की नहीं है, बात रिश्तों की है। अंग्रेज जानबूझ के चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि ये लोग लड़ें, ये हमारी एकता नहीं चाहते। अगर आज हम संभल के नहीं रहे तो आने वाले सालों में हज़ारों करोड़ हमारे खर्च होने वाले हैं। और सोचिए उस 55 करोड़ के चक्कर में आज हमारी सीमा पर हर साल हज़ारों करोड़ खर्च होते हैं, सैकड़ों जवान शहीद होते हैं। हम उनके लोगों को मारते हैं, वो हमारे लोगों को मारते हैं। एक एक सिपाहियों के सर काट के लेके जाते हैं। एक सिपाही के सर काट के जब जाता है तो उसके फैमिली वालों से पूछिए कि उसको 55 करोड़ रुपए चाहिए, सिपाही का अपने सर चाहिए। ये हालत। तो वही गांधी समझा रहे थे कि बात 55 या 100 करोड़ की नहीं है, बात रिश्ते की। अंग्रेज जानबूझ के ऐसा चाह रहे कि हम लड़ें। अब सोचिए ये गांधी जी की हत्या ने हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास को इतने गंदे ढंग से शुरू किया कि वो महात्मा गांधी, सोचिए आज़ाद भारत का जब इतिहास लिखा गया तो कितने खतरनाक ढंग से हमारे आज़ाद भारत का इतिहास शुरू होता है कि वो महात्मा गांधी जो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन, पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई था तो महात्मा गांधी थे। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन महात्मा गांधी। लेकिन गांधी जी केवल और केवल तब तक जिंदा रहे जब तक उनके देश पर उनके दुश्मनों का राज था। जैसे ही अंग्रेज हटे गोली मार दी गई। यही देख के अंग्रेज खुश हो रहे थे कि गांधी जी को गोली उसने नहीं मारी जिससे लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी को गोली उसने मारी जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी को किसी अंग्रेज ने नहीं, एक हिंदुस्तानी ने गोली मारी थी। गांधी जी भारत में अंग्रेजों के अंतिम मोहरे साबित होते हैं। आपको पूरे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान बताया कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कई बार अरेस्ट किया, कई बार प्रेशर बनाया। इवन भारत छोड़ो के दौरान तो अंतिम संस्कार की भी तैयारियां की, लेकिन मारा नहीं। सोचिए गांधी के खून से अंग्रेजों ने भी हाथ गंदे नहीं किए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि यही गांधी एक दिन हमारे काम आने वाला है। और गांधी को भी मारने की जिम्मेदारी एक भारतीय को दी गई। कि क्या ये योजना थी कि हम भारतीयों ने अपने ही नेता को मार दिया और खुश हो रहे हैं? अरे गांधी जी बूढ़े हो गए थे, 2-4 साल में मर ही जाते। ऐसा तो थे नहीं कि अमृत रस्सी पी के आए थे, पूरी 10-20 साल जीते। बूढ़े थे, घिसट घिसट के मर जाते 2-4, 6 साल 10 साल में, तो होता कि चलो मरे। लेकिन अब गोली मार दी गई तो उससे क्या हुआ? पहली बात तो एक स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया। अब 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मना जाते हैं। यानी जो एक शहादत का उनको तमगा नहीं मिला था, शहीद बना दिया गया। स्टेटस थोड़ा सा और बढ़ गया। और हमारा इतिहास कितना खराब हुआ कि एक भारतीय नहीं मार दिया। अरे ज़्यादा खून खौल रहा था तो माउंटबेटन को मारते ना। अब सोचिए हमारे यहाँ बेवकूफ़ लोग अपने नेता को मारने वाले को, कुछ बेवकूफ़ लोग हीरो मानते हैं। इतनी हिम्मत थी तो माउंटबेटन की गोली मार के देखते तो समझ में आ जाता। लेकिन नहीं, अपने को ही मार के हीरो बन रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको फॉलोअर बन जाते हैं। बेवकूफ़, पागलों की कमी नहीं है, क्योंकि किसी ने स्वतंत्रता संग्राम हमारे यहाँ पढ़ा ही नहीं है। बस किसी ने कह दिया कि वो गलत थे, वो सही थे, बस किसी में खुश है जनता। खैर, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब देश क्योंकि आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ जो आज़ादी का एक जश्न था, एक फीका था माहौल लोगों के अंदर। जैसे लोगों ने सोचा था कि जब देश आज़ाद होगा तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा भारत नहीं था। आज़ादी मिली तो ज़रूर, लेकिन एक कटा हुआ भारत, एक चोटिल भारत जिसने अपने ही लोगों को मारा, और एक दुख, एक सौरव। क्योंकि पहले लोगों के दिमाग में था कि देश में जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं की जड़ अंग्रेज हैं। एक बार अंग्रेज चले गए, सारी समस्याएं समाप्त। लेकिन आज़ादी के बाद पता चला नहीं, समस्याएं तो अपने अंदर, हमें ही नहीं पता कि हमें क्या करना है। खैर,
तो ये जो बुरी चीज़ें शुरू हुई, इन्हीं बुरी चीज़ों ने आज़ादी का जो उत्साह था, जो आज़ादी का जश्न था, उसको समाप्त कर दिया। ये आज़ाद भारत हुआ ज़रूर, लेकिन एक दुखी, एक उत्साह, एक हतोत्साहित, लोगों के मन में एक निराशा का भाव कि ऐसा तो नहीं सोचा था कि आज़ादी के बाद ऐसा होगा, लेकिन हुआ। खैर, इस उदासी, इस निराशा से बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि अब आज़ाद भारत के बाद क्या क्या समस्याएं रहीं, उनमें क्या क्या चीज़ें हुई, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।